अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हर रोज़ कोई एक वाक़या ज़रूर ऐसा होता है जिसके बाद बहुत तकलीफ़ होती है और ये एहसास होता है कि हमें कौमी सतह के ऊपर मिल बैठ के, बाकी जितनी सियासत में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ राय हो, मुख्तलिफ़ नज़रियात हों, वो सारे एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी वो तो सारे हम एक है ना, वो तो उसमें दो राय नहीं है। तो जब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मसला हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला हो, तो फिर सारों को सर जोड़ के एक ही तरफ बात करनी चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ करनी चाहिए कि जो हमारी लोगों के जानो माल के दर पे हो या खून रेजी में मुलव्वस हो, किसी की जान ले, दहशतगर्दी करे, वो हम सब का दुश्मन है। अभी से थोड़ी देर पहले एक वाक़या बलूचिस्तान में हुआ। बोलान के इलाके में सिब्बी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर फासले के ऊपर ये एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ढाडर मुश्काफ। इस इलाके में 450 के करीब मुसाफरों से भरी हुई एक रेलगाड़ी है जिसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस। उसको उन्होंने बंदूकों पे और अपने असले के ज़ोर के ऊपर इस वक्त काबू में किया हुआ है और एक टनल है, उस टनल के अंदर सारी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं मुसाफिरों को रेस्क्यू करवाने के हवाले से, लेकिन वहाँ पर जो मोबाइल सिग्नल्स हैं और जो एक्सेस है, कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन हो सकते हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। इसलिए मैं आपको बहुत अपडेटेड न्यूज़ नहीं दे सकूँगा कि अभी करंट कंडीशन क्या है, लेकिन अभी हमें जो सिक्योरिटी ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं कि यही जो दहशतगर्द हैं इनका कनेक्शन अफ़गान बॉर्डर की उस तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के साथ है और वहीं से ये सारी चीज़ प्लान की गई और एग्जीक्यूट की गई। अब उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए महफूज तरीके से कोशिश की जा रही है और हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो उसमें पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें बचाई जा सके। लेकिन क्या इस वाक़े को सिर्फ इतना ही कह के नज़रअंदाज कर देना चाहिए या इससे बढ़कर हमें जो माजी करीब के अंदर बलूचिस्तान के अंदर भी, KP के अंदर भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं उस वाक़े को जिसमें मौलाना समीउल हक के साहबजादे को एक सुसाइड अटैक के अंदर शहीद किया गया। KP के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें एक एक वाक़े के अंदर 40-40, 50-50 अफराद की जानें गई हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही वो इलाके हैं जिसमें DI खान है, टांक है, लकी मरवत है और सो मैनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर जो KP के हैं वो भी कुछ 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर अपने इलाके में जाते हैं, वैसे जा नहीं सकते। बलूचिस्तान के बाद अजला ऐसे हैं जहाँ पर आप शाम को ट्रैवल नहीं कर सकते। तो क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं अभी हमारे पास टाइम है, या वाक़तन संजीदगी के साथ काम करना चाहिए? और संजीदगी का आलम यह है कि पिछले एक साल के अंदर, या आज ही एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है पिलडैट की, पिछले एक साल में मार्च 3 से लेकर अभी तक एक भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जो हाईएस्ट फोरम है, प्राइम मिनिस्टर जिसको चेयर करते हैं, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप साथ बैठती है, उसका एक भी इजलास नहीं हुआ। अब इस एक एक सानिए के ऊपर इजलास होना चाहिए था, लेकिन हमने पूरे साल में एक भी इजलास नहीं किया। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ खामियाँ हैं और कहाँ पर फ़ौज को ताकत देने की, तक़वियत देने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसको पार्लिमान के फोरम के ऊपर बैठकर एक आवाज़ उठानी चाहिए, उनको बैक करना चाहिए इस प्रोसेस में कि आगे बढ़ें। जितने ये मुल्क के दुश्मन हैं सारों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और कहाँ पर ये जो मुल्की इंतशार है, जो क्योस है, उससे निकल कर PTI अच्छी है, बुरी है, जेल में किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, ये सारी हमारी अपने इख्तलाफात है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के दर पे हैं। इसके लिए तो हम सारों को एक ही आवाज़ के साथ और एक ही सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या इस मसले के ऊपर हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते? जब APS का वाक़या हुआ था तो उस वक्त इमरान खान धरना दे रहे थे और उस वक्त उसी धरने के मौके के ऊपर APS के अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो उस सूरत हाल में बन सकता है, तो आज हम उसका फॉलोअप क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मेहमान हैं, सेनेटर वलीद इकबाल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खुर्रम दस्तगीर साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वलीद इकबाल साहब, आप ही से स्टार्ट करूँगा। ये वाक़यात को आसानी के साथ 2 लफ्ज़ों में बयान करके आगे बढ़ जाना शायद हमारे अंदर बहुत बेहिसी आ गया, नहीं तो इसी वाक़े के ऊपर रुक जाना चाहिए पूरी कौमी क़यादत को और बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बारे में। और सबसे पहले तो मैं वही तायद करना चाहता हूँ जो कि PTI की तरफ से हमारे सेक्रेटरी इत्तलाआत ने, और उसके अलावा भी हमारा हैंड आउट जो है वो वाज़ेह है कि एक तो गहरी तशवीश का, शदीद तशवीश का इजहार है हमारी तरफ से। और ज़ाहिर है कि इस किस्म की दहशत गर्दी के वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। हम चाह रहे हैं कि जी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हो गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके साथ साथ जल्द अज जल्द और बहिफाजत जो है बाज़याबी और रिहाई हो सके उन तमाम अफराद की जिनको
यरगमाल जो है वो बनाया गया है। अब ये सब जो है ये हर ऐसे मौके पे हम सब ये बात करते हैं, लेकिन आपने जो अपनी तमहीद में बात की है वो मेरे ख्याल ज़्यादा अहम है कि और जो मैं इसको तशरीह कर सका हूँ या मैं डी कोड कर सका हूँ। आप ये फरमा रहे हैं कि हमें एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लेने की ज़रूरत है, और उस होल ऑफ द नेशन में हम होल बन कब सकते हैं जब अगर एक इतने बड़ी और मकबूल सियासी जमात और उसके लीडरान और उसके कारकुनान को जो है पूरी एक मुहिम है कि उनको आइसोलेट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको ज़दोकोब किया जाए, उसको कोई आइनी हक जो है जो जिसका वादा हमारा आइन करता है उससे महरूम रखा जाए, और असल दहशतगर्द जो जिनकी मिसाल आपको मिल रही है आज, उनसे तवज्जो जो है वो हटी हुई है और इस तरफ लगी हुई है, तो फिर हम होल ऑफ द नेशन अप्रोच किस तरह ले सकते हैं? और इसके लिए हमें वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दिफा को जवाबदेह होना चाहिए, और हम समझते हैं कि गैर नुमाइंदा हुकूमत से आप क्या तवक्को करें। वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आपको जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में मोहसिन नकवी साहब से कहना चाहिए कि आपको पूरे ईवान को इसके ऊपर ब्रीफ करें, चाहे इन कैमरा कर लें, लेकिन पूरे ईवान को इन कॉन्फ्रेंस लें और उसके ऊपर आप एक स्ट्रेटजी बना के शाम को बाहर निकलें, वैसे नहीं उठें उसके इजलास से। आपने नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके बारे में बात की है कि उसकी मीटिंग जो है वो नहीं हुई, तो मतलब ये जो आइनी इदारे हैं बशमूल पार्लियामेंट की, इनकी पिछले 1-1.5 साल में या उससे भी पीछे चले जाएं, उनकी हैसियत क्या रही है? मैं तो ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, और मैं इनफरादी सतह पे नहीं महज, बल्कि हम बतौर एक सियासी जमात के जो है, और हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं या जो हमारा मौक़िफ़ है वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम ये सारी बात कर रहे हैं, और सिर्फ अपने कानूनी और आइनी हकूक़ मांगने पे हम दहशतगर्द कहलाते हैं। हमारे आज लोग जो हैं वो भी नाम नेहाद दहशतगर्द, वो कमल शाज़ब हैं, वो सलमान अकरम राजा हैं, वो रऊफ़ हसन हैं, वो GITs का सामना कर रहे हैं, उनको डिजिटल टेररिस्ट कहा जा रहा है या टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो ये अब ये जब हाल हो तो फिर ये असल टेररिस्ट जो हैं ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पलूशा ये सारा इशू है जी। ये बहुत संजीदा मामला है, क्या क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये पहला वाक़या नहीं है, रोज़ाना होने शुरू हो गया और उनका स्केल बढ़ना शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ा वाक़या इस वक्त दुनिया में अगर कोई बड़ी बड़ी ख़बरों में से एक ख़बर यह है जिसको तमाम दुनिया के बड़े अखबारात ने और चैनल्स ने फोकस किया हुआ है, वेस्ट में भी और हमारे रीजन में भी। सवाल ये है कि इससे पहले बन्नू का वाक़या हुआ, उससे पहले मौलाना हामिदुल हक साहब का वाक़या हुआ, ये और हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 पे हमें डाल दिया गया। अब बर्किना फासो के पीछे बस हैं सिर्फ। मैंने जिस दिन बन्नू का वाक़या हुआ उससे अगले दिन इत्तेफाक से सेनेट सेशन में थी और मैंने मौका मांगा बात करने का, और मैंने यही कहा कि ये बन्नू का वाक़या जो हुआ है, इनकी जमात उस वक्त शोर मचा रही थी, इस पर बात की जाए, ये तमाम पाकिस्तान का जो है वो मसला है, तो लेकिन उनका पहले दुआ कराई जाए। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन वो यहाँ आए उस दिन हमारी दुआ के लिए कौन बचेगा, ये भी पता कर लें कि हमारी दुआ किसने कराई, क्योंकि जिस लिहाज से हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, ऐन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है समेत इस शहर के जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी सोच और कोई, हमने उस दिन भी ये मुतालबा किया कि प्लीज़ एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसको डेडिकेट करें, बेशक आप इन कैमरा करें, जैसे हमें बताएं तो सही हालात क्या है, इसके पीछे कौन है। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बढ़ती जा रही हैं वाक़यात, एक है या 2 है या 3 कलअदम तंजीमें हैं, वो एक से पहले से बढ़ के दूसरा जो है वो हाथ डालती हैं, तो क्या ये हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि इसके खुरे कहाँ तक जाते हैं और इसके पीछे कौन है, ये किस तरीके से हो रहा है। ये अब जो इस वक्त ट्रेन इस वक्त फंसी हुई है उसमें 400-500 लगता है मुझे सुनने, 450 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन असल में पलूशा आप कह रही हैं कि कौन लोग हैं, उसमें BLA रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है, हम कह रहे हैं TTP के लोग हैं, अफगानिस्तान दूसरे बैठे हुए हैं। तो कोई मुल्क होगा, कोई हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन हमारा ईस्टर्न नेबर है, या अफगानिस्तान के अंदर से सपोर्ट है, तो हमें बैठ के बात क्यों नहीं करते इसके ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर से बात करके स्ट्रेटेजी बनाए। अगर वो बाज नहीं आ रहे तो फिर हमने क्या करना है? ये 500 लोग और 500 ख़ानदान, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और पता नहीं उन पे क्या गुजर रही है। अभी तो यरगमाल है, उनके पास बंदूकें हैं, असला है, बारूद है।
ये एक बहुत सीरियस हमारे इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें, ये हालत जंग की एक अगर किसी और सिचुएशन। दुनिया के मुल्क में ऐसा वाक़या होता कि एक बस, ये तो ट्रेन है ना 450-500, अगर किसी बस में 40-50 अफराद होते तो मुल्क इस वक्त क्या करता? ट्रेन को हाईजैक करना मुझे इल्म नहीं, मैंने इस पर उस अभी टनल मेरे के अंदर वो ये गुजरी ट्रेन है को जब, तो हाईजैक टनल के करना अंदर के कोई बहुत वाकयात मैंने नहीं सुने हैं दुनिया, नहीं, बड़ा प्लेन्स रेयर हाईजैक हो, इंसिडेंस, क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर इंस्टेंस। और आपने पूरी ट्रेन 500 हाँ। बंदों की जो है वो हाईजैक हो गई, और इस वक्त उन्हें पता नहीं उन पर क्या बीत रही है। अल्लाह उनको उनको खैरियत से वापस घर लाए, हम दुआ करें। खुरम साहब लेकिन से इसे पूछते हैं, बात खुरम साहब करना ये और बहुत सिर्फ संजीदा मामला है, इसके ऊपर संजीदगी यकीनन आपकी हुकूमत में भी होगी, लेकिन ये वाक़या पहला नहीं है कि मैं कहूँ कि अब वाक़या था तो अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ये वाक़या तौतर के साथ हो रहे हैं और हर रोज़ उसका स्केल बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है विद एवरी पासिंग डे। तो हमारा रिस्पॉन्स लेवल क्या है? जी, ये तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन से तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया अमेरिका के इनखला के बाद अगस्त 2021 में, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में, पाकिस्तानियों की सिविलियन और फौजी शहादतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। और अभी इस साल हमने एक इंटेंसिटी देखी है, यानी उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और ये जो आज का वाकया है, ये सिर्फ एक चीज का मुतकावी है कि हमारे आपस में जो भी इस वक्त सियासी इख्तलाफात हों, हमारी एक दूसरे से गिले शिकवे हों, उनको भूल कर जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है, उन्हें मिलकर पार्लियामान के साथ उससे तकवीत लेकर इस इशू से निपटना है। क्योंकि अगर ये इशू हम अभी हल नहीं करते तो पाकिस्तान की सारी मुईशत और पाकिस्तान की सारी सियासत जो है इसकी भेंट चढ़ सकती है। तो ये आपने कहा संजीदा मामला, ये इंतहाई संजीदा मामला है, क्योंकि हम एक दफा इस पूरे साइकिल से गुजर चुके हैं 2014 से लेकर 17 तक। और उस वक्त जो है वो ज़रब अज़्ब हुआ, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान के बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा जो है उस पर खर्च हुआ, पाकिस्तान के जो हथियार थे और मुख्तलिफ अफवाज ने जो उसमें रोल अदा किया। तो अब अगर हमें दोबारा अगर उस लेवल तक जाना है तो हमें जाना चाहिए। और इसमें, जैसा मैंने कहा, कि ये सिर्फ वफाकी पार्लियामान का काम नहीं है। जिन दो सूबों में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी सामने आना होगा, वहां की जो हुकूमतें और उनके वज़राए दाखिला हैं उन्हें भी सामने आना होगा कि वो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग है वो करके वफाक को पूरी तरह गाइड करें। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फौज की भी और सिविलियन भी, उनको अच्छा गाइड खुरम करें। साहब, और आप हम कह रहे इसको हैं मिलकर ज़रब जो है, अज़्ब की तर्ज का, आप कह रहे हैं ज़रब अज़्ब की तर्ज का एक ऑपरेशन दोबारा करना चाहिए, क्योंकि स्केल जो टेररिज्म का है वो दोबारा उसी जगह पे चला गया जहां ज़रब अज़्ब ने उनका कला कमा किया था, उनको मार के यहाँ से भगाया था। हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, पहले तो अपनी मिस्टेक्स का इतराफ़ करना पड़ेगा सारों को, फिर आप दूसरा आपने कहा कि सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख दें, बिल्कुल बलाए ताक रखने चाहिए, मैं तो इब्तदाई प्रोग्राम की इसी बात से की है, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव हुकूमत ले सकती है ना। आप इनिशिएटिव लें, जैसे APS के अटैक के बाद नवाज़ शरीफ और इमरान खान और फौजी क़यादत इकट्ठे बैठे थे, आपने मार मार के सारे दुश्मन भगाए थे आपने, नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो अभी आपको उसका नेक्स्ट फेज़ चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए, और आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी हुकूमत को और अपोजिशन को, और फौज को सपोर्ट करना पड़ेगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जी आपको देखिए पोलिटिकल ना, बैकिंग करनी पड़ेगी। ये मेरा अगला नुक्ता था कि जैसे ही हम कहते हैं कि इख्तलाफात को भुलाएं, तो तहरीक इंसाफ कहती है कि जी खान को बाहर निकालें। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो जो इश्यूज हैं उनको फॉर द मोमेंट हम सस्पेंड करके, और ये जो तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्तकिल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, चाहे वो 1971 का वाकया है, चाहे वो आर्मी चीफ के ऊपर जाती हमले हैं जो अभी रुकने में नहीं आ रहे तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इनको ये सोचना होगा कि फौज को और फौज के सरबराह को, उनसे बहुत इख्तलाफात होंगे, इनके बहुत नजरियाती इशूज होंगे, लेकिन ये जो अब लहर उठी है, आज का जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, और मैं सेनेटर साहबा को सेकंड करूंगा, नदीम मलिक साहब, बन्नू वाला वाकया इंतहाई भयानक वाकया था, जिसमें पूरी रियासत की व सूबाई हुकूमत की और जो कैंटोनमेंट थी वहां रिट चैलेंज की गई, और वो चैलेंज जो है वो उसके जवाब में हम कुछ नहीं कर सके। तो हमें ये तमाम जो बड़े इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं
उनका सामना करके इकट्ठे बैठकर ये अब अगर अगर हुकूमत की नजर से मैं बात करूं तो हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये तवक्को होगी कि वो चले, उनको वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है कहते हैं हम बड़ी तोपें चलाएंगे, कुछ अरसे के लिए वो तोपें दहशत गर्दों पर चलाएं। वसाइल जो हैं बजाय ये कि खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियां इस्लामाबाद में पकड़ी जाएं, वो पाकिस्तान के दहशत गर्दों से लड़ने में काम आए और वहां हम फोकस करें। और यहाँ जिस तरह मैंने कहा एक बहुत ही डीप खुर्रम साहब, फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर सूबाई हुकूमत से सोचते हैं कि वो इस बड़े टीटीपी के जत्थे के साथ अकेले लड़ लेगी तो ये मेरा ख्याल है दुरुस्त सोच नहीं है। इस पे फेडरल लेवल पे आपको एक सेंट्रलाइज्ड प्लान करना पड़ेगा एक्शन, और तमाम सूबाई हुकूमतें, मरकजी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो जाए और जाके इन दहशत गर्दों का सफाया करे। ये इस तरीके से आगे बढ़ना कह रहा हूँ कि हमें हमारे जो भी अब इदारों से भी शिकायतें हैं, हमें एक दूसरे से भी जो शिकायतें हैं, उनको कुछ देर के लिए बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ एक गहरा ताउन करना होगा, सिंसियर ताउन करना होगा, ताकि हम पाकिस्तान को इस जो नया अफरीत उठा है। और उसमें जो अहम बात है मलिक साहब कि 2013-14 तक तो इनके पास एक जहाद का एक मुलम्मा था, एक दीनी लबादा था जो इन्होंने उड़ा हुआ था। अब वो दीनी लबादा नहीं है, अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की रियासत को अंडरमाइन करने के लिए। तो अगर हमारे इख्तलाफात हैं वो तभी हैं अगर पाकिस्तान की रियासत कायम है। तो इस रियासत को कायम रखने के लिए हमें मिलकर जो है, मेरी ये तवक्को है कि आने वाले आज का वाकया बहुत ही हम सब के लिए तशवीशनाक है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तमाम जो आईनी फोरम्स हैं उनको इन्वोक करेंगे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, चाहे वो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं, उनको बुलाकर ब्रीफ भी करेंगे और सबको मिलाकर बलूचिस्तान से भी रिपोर्ट लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट लेंगे और फिर मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ये इसमें बड़ा संजीदगी होनी चाहिए क्योंकि एक कोशिश मलिक साहब जून 2024 में की गई थी अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, जिसको उस वक्त तमाम जो दूसरी सियासी जमातें थी ऑपोजिशन की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए। कहा अगर उस वक्त अज़्म इस्तेहकाम हो जाता और उस पर अमल दरामद हो जाता तो शायद इतनी शिद्दत पैदा ना होती। तो हमें ये जो टेररिज्म वाला मामला है इसको अपनी सियासत से हटकर पाकिस्तान में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वरना ये आग जिस तरह एक दफा जो है वो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल तक पहुंची थी और 150 बच्चे हमारे हलाक कर दिए गए थे और सबके कलेजे फट गए थे, उस वक्त तक हमें नहीं जाना चाहिए और आज ही इसको जो है इस मामले पर हल करने का आगाज करना है। जी वलीद साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी जिक्र किया खुर्रम साहब ने भी, और इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सारे वो जो पार्लियामेंट्री फोरम्स है उसको इन्वोक करें और आगे बढ़ें। तो ये वज़ीर आज़म से मुतालबा तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना है। वो इनिशिएटिव पिछले 1 साल में तो आया नहीं है। अभी बन्नू का उन्होंने तज़किरा किया, बहुत सीरियस मैटर था वो भी, बन्नू पे भी वो इनिशिएटिव नहीं आया, तो उसमें हेजिटेशन क्या है? फेडरल गवर्नमेंट का जवाब तो फेडरल गवर्नमेंट ही दे सकती है या उनका कोई तर्जुमान दे सकता है। मैं ज़रा उससे ज़्यादा बेसिक बात पे जाना चाहता हूँ और उसका ताल्लुक कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती से है। और यस, हमारी हिस्ट्री में मैं अभी आजकल क्योंकि रमज़ान है ज़रा लाइफस्टाइल और तरह का हो जाता है, कुछ वक्त मिला हुआ है किताबें पढ़ने का भी, तो मैं तारीख़ पढ़ रहा था पाकिस्तान की आइनी तारीख़ और कायद आज़म का फिर उसमें जो किरदार था जब अंग्रेज़ हुक्मरान थे और फिर आज़ादी हुई और कायद आज़म का पहला खिताब, और उसमें जो पहला नुक्ता उन्होंने उठाया कि जी एक रियासत और हुकूमत का सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो अपने शहरियों के जान माल की हिफाजत है। और कायद आज़म जिस तरह से एक लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, जमहूरियत उनके लिए एक अकीदे की तरह थी। और मैं क्योंकि अमेरिका से तालीम याफ्ता हूँ जहाँ पे तहरीरी आइन है, इंग्लिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान भी उसी मॉडल पे है, तहरीरी आइन जहाँ होता है वहाँ एक ओरिजिनलिस्ट स्कूल ऑफ थाट कहलाता है अमेरिका में हिस्टोरिकली, जिसके बहुत बड़े अलमबरदार उनके एक सुप्रीम कोर्ट के जज एंटोनिन स्कालिया रहे। वो एक बुनियादी असूल की बात करते हैं कि एक मुल्क जब अपने आइन पर अमल नहीं करता तो वो फिर डिसेंड कर जाता है इनटू केओस एंड टिरनी, यानी कि अफरा तफरी और जबर का फिर निज़ाम वहाँ रहता है। और मेरे ख्याल में इसके बहुत से और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन एक ये बड़ा बुनियादी अंसर है और हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने आइन पे अमल किया है। हमने पिछले ख़ास तौर पे 3-4 सालों में जो आइन में मुकर्रर हदूद हैं उन पे हम अमल पैरा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड रखी है, हमने उसके जो उसमें मुकर्रर करदा जो
टाइमलाइंस हैं उन पे अमल किया है। हमने उनके मुताबिक जो है एक आज़ादाना इंतखाब कराया है। हमने क्या अपने अदलिया के फ़ैसलों पे अमल दरामद किया है। मतलब वफाक की और पार्लिमान की बात की जाती है। अभी आज तकरार हुई थी शिबली फराज में और जो हैं तारड़ साहब, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब, किस बात पे भी कि आपका ऐवान ही मुकम्मल नहीं है। मतलब उधर एक सूबे की नुमाइंदगी अभी तक नहीं हो सकी, सेनेट का इलेक्शन ही नहीं करवाया। भाई बड़ी यार इसमें फ़ख्र करने वाली बात है या शर्म से सर झुकाने वाली बात है? ये छोटी छोटी अलामतें हैं कि हम, और फिर आप रिजर्व सीट्स के ऊपर देख लें। मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं, मैं सिर्फ एक बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ। एक आपका आइन है, एक उसके वज़ा करदा उसूल हैं, आप उस पर अमल करते हैं और दुनिया फिर देखती है आपके अंदर भी और बाहर भी, दाखिली और खारजी सतह पर, कि जी आप जो है, आप में अगर मुल्क में अगर वही एक कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है, तो उसी तरह से आप फिर मजबूत भी होते हैं, आप फिर मुकाबला भी कर सकते हैं। ये बहुत से सवालात हैं जो उठते हैं यहाँ। पलब शाह, इनके जेन्युइन नुकात हैं, जितना भी उन्होंने बात की उसके ऊपर बात हमें करके संजीदगी के साथ उसका हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स हम आइन को सिर्फ बवक्त ज़रूरत अपने एक पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारा आइन कहता है, लेकिन उसके अमल दरामद की बात आए तो चंद सालों में जो वाक़यात यहाँ हुए, कहीं आइन वाइन साइड पर ही हमने रखा नज़र आता है। लेकिन ये दहशतगर्दी वाला जो मामला है, इसका भी हल कोई आइन में या कानून में तरीकाकार तो दिया होगा कि आपकी सिक्योरिटी, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जब शहरियों का, पुलिस का, फ़ौज का वो अंडरमाइन हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिक हल तो आइन में ज़रूर दिया होगा, लेकिन अब जिस वक्त आइन लिखा गया था और आज की सूरत हाल जो है, जो हमारी इलाकाई सूरत हाल है, वो तो एक इवॉल्विंग सूरत हाल है, एक मुतहरिक, जो हमारे मतलब हर जगह ही दुनिया में चीज़ें तब्दील होती हैं। लिहाजा इस पर तो हमें सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। ये जो बातें अभी वलीद साहब करें ये भी सही होंगी, जो ये कह रहे हैं उनके खदशात होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब एक मुल्क की सलामती का मसला आए तो तब आपको ये चीज़ें भी छोड़ देनी चाहिए। इस वक्त हमें 500 लोगों की बात करनी चाहिए, उसमें पता नहीं कितने बच्चे हैं, क्या गुजर रहा है। इस वक्त हमें बेशक इनके लीडर के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये वो वक्त नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान को एक साथ खड़ा होना चाहिए, सियासी पार्टियों को, कायदीन को। लेकिन अब जाहिर है हिस्ट्री भी आप देख लें, जब आपको याद है अभिनंदन ने यहाँ बॉम्बिंग की थी, उसके बाद एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन गई थी, बॉर्डर्स पर एक दूसरे के सामने मिसाइल्स तान लिए गए थे। उस वक्त इमरान खान साहब तो नहीं आए थे पार्लियामेंट में, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स। उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन क्या होगी? वो भी एक हालत जंग ही थी, ये भी एक हालत जंग है। आज ये कि वो अंदर घुस आए दुश्मन और वो मुकाबला कर रहा है, अब मार रहा है। अब आप देखिए, इस वक्त मुकाबला मैं या आप या वलीद साहब तो नहीं कर सकते, हम तो ज़बान से कर सकते हैं, हम पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ तो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ही के हाथ में से। बन्नू वाला जो अटैक था वो बराह रास्त हमला था, उसमें भी बच्चे शहीद हुए। देखिए ना, उस वाक़े को भी हमें नेशनल इमरजेंसी लेना चाहिए था, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर हमला तस्वर करना चाहिए था। और फिर हमसे किया गया कि जी हम मंगल को रख लेते हैं इस पे, लेकिन चूंकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने यही कहा कि जिस दिन अभी है नहीं है ये यहाँ, हाँ, इसलिए कि यहाँ तक नहीं पहुँचे। जिस दिन वो यहाँ पहुँचेंगे उस दिन हमारी दुआ करने के लिए कौन होगा? ये लफ्ज़ आपका ठीक है, लेकिन पता नहीं हमें अकल कब आएगी। मुझे तो इसके ऊपर अफसोस हो रहा है कि सारी बातें करके खड़े होके, लेकिन फिर भी पूरा सेशन गुजर गया, कुछ खास नहीं हुआ। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब, आज आपकी रिपोर्ट हमारे सामने। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास एक साल में नहीं हुआ और बहुत ही आज दुख के साथ आज ही का दिन है कि जिसमें एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या भी हमारे साथ सामने है कि पूरी एक ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है 450 से ज़्यादा लोगों के साथ। ये हमारी कमज़ोरी है, लैक ऑफ फोकस है, क्या चीज़ है? प्रायोरिटीज़ हमारी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बैठना चाहिए था और उस नेशनल एक्शन प्लान को अपडेट करना चाहिए था आज के तकाज़ों के मुताबिक। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम एक इंस्टीट्यूशन काफ़ी अरसे की डेलिब्रेशन के बाद हमने क्रिएट किया 2013 में, उसको 12 साल हो गए हैं और वो अब सूरत हाल ये हो गई है कि उसके लिए आपने पूरी ब्यूरोक्रेसी भी क्रिएट कर ली है, इंस्टीट्यूशन बना लिया है, उसका 13 साल का तजुर्बा भी है, लेकिन आपने अचानक फिर उसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया है और कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जिसमें सिविल और मिलिट्री इकट्ठी बैठती हो हाईएस्ट लेवल पे। एपेक्स कमेटी होती है लेकिन वो उस लेवल की नहीं है
जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी। और मैं इसलिए मैं हैरान हूँ कि इतना अखराज खर्च करने के बाद और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट के बाद इस फोरम को बजाय इसके कि ज़्यादा एनहांस करते और स्ट्रेंथन करते, हमने इसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया। अगर हमने पूरे साल में एक मीटिंग भी नहीं कर दी तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन क्या कर रहा है, जिसके अंदर हमने पूरा एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है। तो ये बहुत बायसे तशवीश और आपकी दुरुस्त बात है कि बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं सिक्योरिटी के, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों को इकट्ठे बैठ के इसको डेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी कोई नहीं है साहब? मैं भी पूछना जी, ये भी हमने तवज्जो कि काफ़ी अरसे से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी नहीं है। हकीकतन वो इसका कैप्टन होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वही उसको लेके आगे लीड करता है और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का हेड भी वो होता है। लेकिन अब चूंकि वो नहीं है तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी लेवल पे लोग मौजूद हैं, लेकिन उसका जो कैप्टन है वो नहीं है। बिल्कुल सही है। अहमद साहब आप साथ रुकिएगा। खुर्रम साहब, एक इशू जो अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी के बाद हमारे सामने आना चाहिए था और हमें उसी मौके के ऊपर ये मसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाना चाहिए था और फिर फॉलोअप भी करने चाहिए थे बार बार। कुछ $7 अरब से ज़ायद का कहते हैं अमरीकी असला जो है वो इन तालिबान के हाथों में लगा है। अब हमारे TTP के पास भी वही असला है। मैं चंद हफ्ते पहले ही कुछ बड़े हाई ऑफिशल्स थे KP गवर्नमेंट के, उनसे मिला तो वो कहते थे कि अब जो हमलावर आते हैं वो 30-40 की टोलियों में आते हैं, पहले 3-4 की टोलियों में आते थे और उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स है, नाइट विजन गॉगल्स हैं उनके पास, दूर से वो देखते हैं और वहीं से कोई 1-1 किलोमीटर के फासले से फायर करते हैं और वो चेक पोस्ट पे खड़ा जो भी वहाँ पे स्पाई होगा उसको शहीद करते हैं और आगे जाके वो अपनी दहशतगर्दी के वाक़यात कर गुजरते हैं, उसको रोक नहीं हम सकते। तो क्या हमें इस पूरे प्लान को रिव्यू करते हुए अपडेट नहीं करना चाहिए था अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कि अब इनके पास बंदूक कौन सा है, हथियार कौन सा है, कैसे ही हमें देख सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ पहले से कितनी बढ़ गई है। उनकी तजवीज़ ये थी, मैं उनको कोट कर रहा हूँ KP ऑफिशियल्स की, कि जब तक फ़ौज इन इलाकों में ऑपरेशन नहीं करती पुलिस इन 30-40 को नहीं डील कर सकती, पुलिस 3-4 को डील कर सकती है, 30-40 के लश्कर को डील नहीं कर सकती। तो अब हमें ये बड़ा क्लियर पिक्चर है हमारे सामने। जी, लेकिन हमें कुछ संगलाख हकीकतों का एतराफ़ भी करना है कि दोनों सूबों में हम कह सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, से कतर नज़र किस जमात की हुकूमत रही है, वहाँ की सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम करने में नाकाम हुई। अगर वो उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम किए होते, ट्रेनिंग तो वसाइल तो 2009 के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बाद वहाँ वाफर मौजूद है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स खड़े किए जा सकें। सिर्फ ये कह देना कि जी हम 30 लोगों को डील नहीं कर सकते हैं, अगर इनकी हुकूमतों में दानिश होती और सोच समझ होती और वसाइल वहाँ खर्च किए जाते जिस तरह दूसरे दो सूबों ने किए हैं। नंबर 1। दूसरा ये है कि ये जो इशू है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, ये बड़ा वाज़ेह है कि अब इसको फौरी तौर पर कॉल करना है, इसको फाल करना है और अगर जरूरत पड़े तो रोजाना की बुनियाद पर करें ताकि हम इस अफरीद से निपट सकें। लेकिन ये जो आपने दूसरा इशू रेज किया रिगार्डिंग के जो अमरीकी अपना असला छोड़कर गए हैं, उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी उसकी अस्करी और सियासी क़यादत ने तो एक बुज़दिलाना मुसालियत की TTP के साथ, और उनके उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, अब पब्लिक रिकॉर्ड में है कि 30 से 40 हज़ार लोगों को हम वापस लेकर आए और हमने उनको दोबारा पाकिस्तान में बसाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। तो अगर इस तरह की बुज़दिलाना मुसालियत जो है वो रियासत की तरफ से होगी, चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, तो फिर हमें उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो हमें जो पहली चीज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी और पार्लियामान में भी, कि ये तो लोग, इनके पास तो अब जहाद का कोई कहते हैं चीछड़े वाला लबादा भी नहीं है। अब ये बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो हम कहीं भी रियासत के किसी भी हिस्से में इनके साथ सिंपैथी नहीं होनी, इनको सपोर्ट नहीं मिलनी, इनको डिफेंड नहीं करना और हम सब ने मुत्तहिद होकर इनसे लड़ना है। उससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि अहमद साहब एक चीज, अहमद साहब जो अमरीकी असले वाला जवाब है, अहमद बिलाल महबूब साहब अगर आप इस पर कोई बात कर सकें, किस फोरम पे हमें ये इशू एड्रेस करना चाहिए? अमरीकियों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन अपने घर के मामला तो हमें खुद ही देखने पड़ेंगे, कोई और आके हमें नहीं बचाएगा ना संभालेगा। मलिक साहब, ये फिर रीइंफोर्स करती है इस बात को कि एक ऐसा फोरम जिसके अंदर फॉरेन अफेयर्स के लोग भी हों, जिसमें इंटीरियर के लोग भी हों, जिसमें फाइनेंस के लोग भी हों
और जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग भी हों सिक्योरिटी के मुताबिक, तो वो फोरम कौन सा हो सकता है? वो फोरम ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हो सकता है। इसकी प्लानिंग कमेटी भी बननी थी, इसका एक बोर्ड भी बनना था। हमने बजाय इसके कि वो बनाते और इसको एक बाकायदा मजबूत थिंक टैंक की शक्ल में नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को ये डील करता, हमने इसको भी डॉर्मेंट कर दिया है। तो आपकी ये जो सवाल है कि ये जो फॉरेन असला, जो अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में हमें मल्टी प्रॉन्ग जो अप्रोच लेनी थी, वो भी ऐसी ही कोई फोरम डिसाइड कर सकता है जैसा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। अहमद बराज महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। वलीद साहब, अगर मैं बात करनी पड़ेगी, इनका हल भी ढूंढना पड़ेगा, क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए? मेरी अर्ज़ तो पहले भी यही थी और अब भी यही है कि हमें अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना पड़ेगा और हमें बतौर रियासत के और रियासती जो अपराटस है उसको इस बात का सही फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि असल दुश्मन कौन है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में सैकड़ों केस किसके ख़िलाफ़ हुए हैं? सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़। मैंने आपको अभी गिनवाया कि, और ये सुर्खियाँ क्या आ रही हैं कि जी कौन जा रहा है JITs के आगे टेररिस्ट के लबादे में, और टेररिस्ट को दिखाए तौर पे इनके नाम मैंने 2-4 लिए हैं। मतलब बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं जी, और सुर्खियाँ हेडलाइंस आ रही हैं न्यूज़ के अंदर, बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं, रऊफ हसन जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा जा रहे हैं, उनके ऊपर के जी पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था, सलमान अकरम राजा के ऊपर केस है। रेंजर्स को कत्ल करने की साजिश का हिस्सा है, सलमान अकरम राजा के ऊपर केस है। अब मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों और फिर असल दुश्मन से आपका फोकस हट के सियासी मुखालफिन को कुचलने पर जब हो, तो ये काम चलेगा नहीं इस तरह। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें असल दुश्मन की शनाख्त करने की ज़रूरत है, और फिर सबको, और जो जिसको निशाना बनाया हुआ है वो इनफरादी सतह पे हो या इज्तमाही सतह पे हो, उसका तोपों का रुख जो है वो असल दहशतगर्दों की तरफ होना चाहिए, और जिनको दुश्मन बनाया हुआ है उनको अपने साथ दोस्त बना के ये काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं बार बार कहते हैं कि इनकी सारों की पनाहगाहें अफगानिस्तान के अंदर हैं, इवन BLA की सारी पनाहगाहें वो अफगानिस्तान के अंदर हैं, TTP वाले तो बैठे ही सारे उधर लोग हुए। अब अमरीकी जब यहाँ से गए हैं तो कई हज़ार अफगान इधर आए जिन्होंने अमेरिका जाना था, वो भी अब इधर बैठे हुए हैं। अब उनको कहा जा रहा है 1 अप्रैल से वापस भेजेंगे। हमने नेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर कोई दिमाग लड़ाया, बैठ के पार्लियामान ने कोई सोच बनाई है कि हमें करना क्या है? इससे पॉलिसी होनी चाहिए। ये पॉलिसी कोई नहीं है हमारी। ये नीजर्क रिएक्शन से नहीं मसला हल होता। ये अब देखिए, ये हमारे पास पता नहीं कोई ऐसे काबिल एतमाद नंबर्स भी हैं जिनको जिस पे हम कहें कि इतने इस वक्त अफ़गान यहाँ बैठे हैं, किस किस जगह बैठे हैं, कितने के पास हमारा वो एक कार्ड होता है, वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, किसके पास नहीं है। सिर्फ ये हम जो है एक जिसके दिमाग में जो बात आई अब 1 अप्रैल अब 30 दिसंबर, इस तरह नहीं होता। आप इस पर एक पॉलिसी बनाएं। आप सबको देखिए, आज कल जो हमारा जॉइंट पार्लियामान का सेशन था उसमें किस बात पर थोड़ी सी जो हुकूमत से आपको हमारी दूरी नज़र आई, वो कनाल्स के इशू पे थी, क्योंकि टेररिज्म से उसका कोई सरोकार नहीं। लेकिन देखिए उसमें भी यही कहा गया कि आप कंसेंसस क्यों नहीं करते, आप एक कोई फैसला करके क्यों समझते हैं कि सब उस पर जो है वो। लेकिन सदर साहब को उसमें कहना चाहिए था, बुलान का ये जो हमारा बन्नू वाला वाक़या हो चुका था कि बन्नू वाले वाक़े को सामने रखते हुए यहाँ नेशनल अप्रोच की ज़रूरत है। देखिए नेशनल अप्रोच सदर साहब ने तो खुद भुगता हुआ है। हमने तो देखिए, हम सदर साहब की पार्टी है ना, हमने तो उठ के ऐवान में कहा कि आप इस पर, और हमें कहा कि मंगल का दिन जो है हम रखेंगे इस पर बहस हो, और आप यकीन कीजिए कोई एजेंडा ऐसा ख़ास नहीं था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है क्या अप्रोच है कि हम जब एक देख रहे हैं बला सामने खड़ी है, हम उससे बात करने के बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। और दूसरी बात ये जो है ना, जो वलीद साहब कह रहे थे, मसलन अगर ये सारे केसेस आज वापस हो जाएं तो क्या ये हम पे ये अलगार रुक जाएगी दुश्मन की? नहीं, इसके लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। एक और बात, जब आप या तो ये आप कह रहे हैं कि हम पर केसेस ख़त्म हो, यहाँ इस तरफ है सारी सिक्योरिटी अपैरेटस की जो तवज्जो, तो आप लोग फिर उनसे क्यों एंगेज करना चाहते हैं? PTI वालों के ऊपर नए 780 के मुकदमे बनाना तरजीह नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको एंगेज करके उनसे बात करना तरजीह नहीं होना चाहिए। TTP, BLA इन जैसे दुश्मनों को टारगेट करना असल तरजीह होनी चाहिए। ठीक है, उनको वो काम है ना, फिर आप भी उनको एंगेज मत करें, आप भी उनसे सियासी बात ना करें। खुरम साहब, आप तजवीज़ दें। एक तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाली बात कर दी, लेकिन ये अमरीकी असला और ये जो अफगान यहाँ मौजूद है और BLA की पनाहगाहें, इनके ऊपर क्या किया जाए? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ऐसी सियासी कुव्वतें मौजूद हैं जिनके अंदर अपने सियासी मफाद के लिए इन सब अफरीत के जो लोग हैं हमदर्दी मौजूद है।
किसी में कोई पश्तून के नाम पे हमदर्दी मौजूद है, कहीं मजहब के नाम पे हमदर्दी मौजूद है, कहीं जो है वो कहते हैं जी कि ये तो हमारे भाई हैं, हम ये तो गुमराह हैं, हमें इनको और सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो असल तो जो क्लैरिटी के साथ, इसलिए यहाँ पार्लियामान और सूबाई असेंबली दोनों की जरूरत है कि दोनों में जहां जहां भी ये सिंपैथाइजर्स बैठे हैं इन दहशतगर्दों के, उनको एक्सपोज करने की और उनको खुलकर ये कहने की जरूरत है। जिस तरह बिलाखिर कल आपके नाजरीन ने देखा होगा, मौलाना फजलुर रहमान ने जाके जब दारुल उलूम हक्कानिया में जो गुफ्तगू की है, वो एक असल इंडिकेशन है कि हमें किस किस्म की सराहत और क्लैरिटी से बात करनी है इन लोगों के खिलाफ, और फिर इस बात को यकीनी बनाना है हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने भी और बाकी हुकूमतों ने, कि उन हुकूमतों के कोई भी सेक्शन जो है वो इन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, रियासत को अंडरमाइन करना चाहती हैं, उनको उनके साथ सिंपैथी नहीं कर रहा, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ एक ये क्लैरिटी, दूसरी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया खुर्रम साहब, लेकिन बुनियादी बात, पूरी नेशनल क़यादत जो है उसको एक नुक्ते के ऊपर यकजा होना चाहिए, और वो ये है कि इन दहशत गर्दों की पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई जगह नहीं है, और उसके लिए नेशनल इलेक्शन प्लान को अपडेट करें और सारी सियासी कुव्वतें उसको सपोर्ट करें। आपने पीटीआई वाला मैच बाद में भी खेल सकते हैं, अभी प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप मुल्क दुश्मनों को या खून रेजी से, दहशत गर्दी से कैसे रोकें, उनको कैसे कुचलें, ये हमारी प्रायोरिटी है। बाकी चीज़ें बाद में, आप सियासी मैच एक दूसरे से सारी उम्र पढ़िए, बाद में भी खेल सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।